हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपकी यूपी पुलिस की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, लगभग 60,000। तो आप सभी के लिए हिंदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये कहूँगी कि केवल पुलिस भर्ती के लिए ही नहीं, हिंदी लगभग आप जितनी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे सभी के लिए हिंदी बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें भी आपका महत्वपूर्ण है व्याकरण का पार्ट, है ना। तो व्याकरण आपको पढ़नी ही है, जो आपका यूपी पुलिस में सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है। तो मैंने फर्स्ट टॉपिक वही उठाया है। हिंदी का पहला ही टॉपिक है आपका ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला। क्योंकि मैं चाहती तो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में बना सकती थी, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए नहीं बना पाई। और मैंने ये जो टॉपिक लिया है, मोस्टली इसमें सभी एग्ज़ाम में आए हुए ही प्रश्न हैं। तो मेरे पास जो अच्छा प्रैक्टिस सेट है, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है व्याकरण से। तो मैंने वही लिया है। चलिए देर ना करते हुए मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर पहला ही प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। बेहद कंफ्यूजिंग प्रश्न होता है यहाँ पर कि शब्द की या भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी वर्ण। तो यहाँ पर शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। यहाँ पर ये आपका यूपी पीपी 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। जी हाँ, प्रश्न को घुमाकर भी पूछ सकता है, जैसे वर्ण या ध्वनि कहलाती है क्या भाषा की छोटी इकाई, भाषा की बड़ी इकाई। तो आपको याद रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हम प्रश्न को पढ़ेंगे केवल एक ही वे में नहीं, अलग अलग वे में, यानी कि प्रश्न को घुमा फिरा कर भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। जी हाँ, ध्यान रखने लायक है। यहाँ पर 44 नहीं, बल्कि जो आपकी सीबीएसई एनसीईआरटी मानी है वो क्या है, 52 मानी है। किसकी, वर्णों की संख्या, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, 2 अयोग बा हैं। अयोग बा में आपके अंग और आह आ जाते हैं। यहाँ पर 2 द्विगुण हैं आपका, ठीक है, डा और डा। तो फिर 4 संयुक्त वर्ण भी यहाँ पर दिए हुए हैं। संयुक्त वर्ण आपको अच्छे से याद रखने हैं, अयोग व आपको अच्छे से याद रखने हैं, और आपको 2 द्विगुण। इनमें से आपका एक प्रश्न से लगभग 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर बन जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न हमने पढ़ लिया, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वर्ण कहलाती है। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं, भाषा की मूल इकाई क्या है। जी हाँ, पूछ रहा है यहाँ पर कि भाषा की मूल इकाई क्या है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर भाषा की मूल इकाई आपकी ध्वनि है। जी हाँ, ये कंफ्यूज नहीं होना है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। यहाँ पर एक बात और आपको याद रखना है, यहाँ पर पहले प्रश्न पूछा था कि मूल इकाई क्या है, तो ध्वनि आपको याद रखनी है। अगर ये पूछ ले भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, तो क्या कहेंगे आप, वाक्य है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, तो वाक्य है। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है ये चीज़, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में अक्सर चीज़ें हम भूल भी जाते हैं और गलत भी कर जाते हैं, ठीक है। तो मूल इकाई आपकी ध्वनि हो गई। अब भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या कहलाएगी, वाक्य कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगला है कि वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, ठीक है। वाक्य से छोटी इकाई क्या कहलाएगी, उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या कहलाएगी, पदबंध। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, चीज़ों को क्रम से पढ़ना है। सबसे पहले हमने ये देखा था, भाषा की छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, भाषा की मूल इकाई ध्वनि कहलाती है, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है, ठीक है। जब वाक्य के बाद हमने कहा कि उपवाक्य है, यानी कि वाक्य से छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो आपकी उपवाक्य कहलाती है। अब उपवाक्य से भी छोटी इकाई पदबंध कहलाती है, पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि वर्ण है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप ये देखिए यूपीएसआई 2016 में ये प्रश्न आए हुए हैं। यकीन मानिए ये इतना सॉलिड प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको मेरे हिसाब से 4 से 5 प्रश्न पक्का मिलने वाले हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा धैर्य के साथ देखते रहिए। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि वर्ण है, ठीक है। उदाहरण, राम शब्द में 2 अक्षर हैं, ठीक है, राम व माँ, एवं 4 वर्ण, ठीक है। यानी कि वर्ण हम जोड़ लेंगे, रा है,
फिर आ की मात्रा है, फिर माँ है, फिर आ की मात्रा है, इस तरीके से। तो याद रहे आपको कि शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक है, यानी कि हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि शब्द जो है वो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। यदि ये पूछ ले एग्जाम में कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो कहेंगे आप शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, यानी कि वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं, तो हमें पता है कि वर्णमाला कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यूपीबी कांस्टेबल आपका ये सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, हमने ऊपर पढ़ा है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो भाई व्यवस्थित वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये भी एग्जाम में आपका यूपी बीएड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो हमने पहले कहा 52 वर्ण है, ठीक है, 11 स्वर हैं और आपके 33 व्यंजन है। बाकी हमने टोटल जोड़ा था कि जैसे 2 आपके द्विगुण हैं, अयोगवा हैं, संयुक्त हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल लिपियां कितनी हैं। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि हिंदी भाषा में कुल लिपियां कितनी हैं, वर्ण लिपि कितनी है, तो 52 है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, प्रश्न को घुमा कर दिया है, आप देखिए जरा कि प्रश्न कैसे घुमा दिया है। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है, तो 52 है। तो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर का वर्ग, ये बहुत पूछा जाता है आप इस तरह से कि का वर्ग में क्या आता है, चा वर्ग में क्या आता है, टा वर्ग में क्या आता है, ता वर्ग में क्या आता है, पा वर्ग में क्या आता है, तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। का खा गा घा, तो आपके का वर्ग है, चा वर्ग, चा छा जा झा झा, ये आपके चा वर्ग, तो आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे पूरा क्रम दिया हुआ, संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अयोगवा 2 हैं, द्विगुण व्यंजन आपके 2 हैं। तो कुल यहाँ पर संख्या जो बता दी गई है व्यंजन और सबको जोड़ के, यानी कि 52 है। ठीक है, व्यंजन और स्वर और इन सबको जोड़ के। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। तो देखिए हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो हिंदी में यहाँ पर ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, आपका स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्णों के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर पूछा है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वर्णों के कितने 2 भेद होते हैं। उपयुक्त आपने देख ही लिया कौन कौन से होते हैं वर्णों के 2, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो आगे बढ़िए, सभी एग्जाम में आगे देखिए आप वीडियो में ये आया हुआ है, यूपीबी 2017 में ये आए हुए प्रश्न है। जिनका उच्चारण, यहाँ पे प्रश्न हम देखेंगे कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो स्वर कहते हैं। यानी कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र, स्वर का उच्चारण हमेशा कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वर का उच्चारण कैसा होता है, आपका स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको स्वर कहते हैं। ये भी आपकी एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। प्रश्न फिर से घुमा कर दे दिया यहाँ पर, ये आया आपका यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है, तो उनको स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन होते हैं। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना का व्याकरण कहते हैं। बिल्कुल सही यहाँ पर। ठीक है, जो नियमबद्ध होते हैं उन्हें, और भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए, तो 11 है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है, हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा वर्ण स्वर नहीं है, तो यहाँ पर आ क्या है, स्वर है यहाँ पर। ठीक है, ऊ भी स्वर है, ए भी स्वर है। अगर स्वर नहीं है तो ऑप्शन आपका डी क्या है, ये स्वर नहीं है, ये क्या है, व्यंजन में आ जाता है। ठीक है, कौन स्वर नहीं है, यहाँ पे फिर से पूछ रहे कि यहाँ पे कौन स्वर नहीं, प्रश्न फिर से ही रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर कौन स्वर
नहीं है, ठीक है। आ, ए, उ ये सभी क्या है, ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, स्वर नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 13 यानी कि 13, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्या पूछा है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो हमें देखना है यहाँ पर कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पर आ स्वर है, ई स्वर है, उ स्वर अगर नहीं है तो क्या ओ आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें थोड़ा सा विस्तृत रूप भी दिया हुआ, काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, तो हम इसका पूरा देख लेंगे ताकि और भी जो से प्रश्न बने वो हमारे क्लियर हो जाएं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि स्वतंत्र रूप से उच्चरित हैं वो क्या कहते हैं, वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं वो हमें देखना है। यहाँ पे ह्रस्व स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋषि, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये किस में आ जाते हैं, आपके ह्रस्व स्वर में आ जाते हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है। दीर्घ स्वर में दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, बड़ा है आपका, बड़ा ऊ है, बड़ी ई है, ठीक है। तो ये क्या है आपके दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर जो दो से मिलकर जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़कर बनते हैं या किसी के योग से बनते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ और ई मिलकर क्या बना आपका, ए बना, ठीक है, ये, ठीक है। फिर आ प्लस ए आ, फिर ये देखिए आ प्लस ऊ, आओ, आ प्लस आ, संयुक्त स्वर। यानी कि विकल्पों में से ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये आपको पहचानना है। और जहाँ एक दूसरे आपस में जुड़ते हैं वो आपके संयुक्त स्वर हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या नहीं है, तो यहाँ पर निम्न में से दीर्घ स्वर ई है पूछा है, नहीं पूछा है पूछा है, तो ये है, ठीक है, ई है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा, फिर से ये रिपीट हुआ है एग्जाम में, देखिए बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं इसी तरीके से घुमा फिरा कर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पूछा है, दीर्घ स्वर है, तो आप बता देंगे यहाँ पर क्या आ क्या है, यहाँ पे दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है, ठीक है। यह पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से आपको पहचानना है कौन सा ऐसा है जो संयुक्त स्वर है। तो वहाँ पे हमें पहले ये देख लेना है कि संयुक्त स्वर से बना क्या क्या है। तो यहाँ पे ए, ऐ, ऋषि तो नहीं, यहाँ पे क्योंकि स्वर भी जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे है आपका, इसमें भी आपके स्वर हैं और इसमें भी आपका स्वर है। अगर स्वर हमें ये देखना है संयुक्त जुड़े बने किससे, तो यहाँ पर ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है आपके संयुक्त हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये ध्यान है 3 प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। यहाँ पर देख लेंगे, अगला प्रश्न है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत क्या है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या है, स्वर हैं, व्यंजन है, विसर्ग है, क्या है। तो ये आपका प्रश्न आया हुआ है व्यायाम प्रशिक्षक में। तो यहाँ पे स्वर हैं, ह्रस्व, दीर्घ और आपके प्लुत क्या है, स्वर हैं, ठीक है। तो स्वर ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं, तो दीर्घ है, ह्रस्व है, प्लुत है और उपयुक्त तीनों ही क्या है, यहाँ पर स्वर हैं। बस आपको ये समझना है कि प्रश्न को, एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, जीवा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो ये आपको क्या पूछ रहे हैं कि जीवा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो जीवा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका UP SSSC वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि 3 प्रकार के तो होते हैं, पर होते कौन कौन से हैं। तो जीवा की उत्पत्ति होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग यानी कि आगे का भाग उच्चरित होता है उनको हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ऐ, ठीक है। उसके बाद है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, तो यहाँ पर केवल क्या है, मध्य स्वर में क्या आएगा, केवल आपका आ आएगा। अब आएगा आपका पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग उपस्थित होता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, ओ, उ,
ओ औ। ठीक है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अर्धविपरीत क्या है? इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, थोड़ा कुछ ये टफ में भी आते हैं, मतलब मुझे लगता है, हालांकि व्याकरण पढ़ने वालों को नहीं लगता, लेकिन ये अर्धविपरीत थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है। अर्धविपरीत अभी हमने पढ़ा था कि आपका पश्च स्वर, मध्य स्वर। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये पूछा है कि अर्धविपरीत स्वर है, ये पूछा है यहाँ पर। तो ये भी आपका UPSSC में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर अर्धविपरीत स्वर क्या है? ए है यहाँ पर। ठीक है, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ क्या क्या पूछ रहा है? मुख द्वार, यानी कि मुख द्वार खुलने पर ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पर है विव्रत स्वर है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, आप बोलकर भी खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पूरा है, मुंह खुलता है, वहाँ पे क्या होता है? आ। फिर है अर्धविव्रत। अर्ध का मतलब कि जिसमें कम खुलता है, आधा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, ए, अ, ओ। ठीक है, ओ, इस तरीके से। फिर है अर्धसंवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। फिर है आपका संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, लगभग बोला है यहाँ पर बंद रहता है, ई, उ, ऊ। ठीक है, बिल्कुल सही, आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। तो दिए गए विकल्पों में आपका जो है अर्धविव्रत स्वर है, वो क्या है? आपका ए है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने अभी आपके 20 और 21 जो प्रश्न बताए, बेहद महत्वपूर्ण, और यहाँ से आराम से 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं। आप चाहें तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, उनको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ये पूछा है कि प्रश्न नंबर है आपका 22 कि जिनकी ध्वनि मुख से निकलती है, उनको हम क्या कहते हैं? तो जिनकी ध्वनि मुख से निकलती है, वे निरअनुनासिक स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? निरअनुनासिक स्वर होते हैं। और अनुनासिक स्वरों में आपको पता ही है कि जिनमें आपका ड़ा, ना, मा, इस तरीके से जैसे नाक से उच्चारण निकलता है। निरअनुनासिक यानी नाक से इसकी ध्वनि निकलती है, वायु निकलती है, मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उनको हम क्या कहते हैं? निरअनुनासिक। इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि मुख और आपकी नाक से निकलने वाली ध्वनि से जो वर्ण होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो ऑप्शन में होगा आपका वृत्ता स्वर है, अनुनासिक है, जैसे आप यहाँ पे दिया हुआ है। अनुनासिक प्रश्न को ऐसे भी घुमा सकता है वहाँ पर कि आपका ना, मा, ये कौन से स्वर हैं? ठीक है, ऑप्शन ये भी हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए निरअनुनासिक स्वर होते हैं। तो यहाँ पर कि जो स्वर होते हैं, नाक और मुख से एक साथ ध्वनि निकलती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि किस तरीके से निरअनुनासिक स्वर हैं। अनुनासिक स्वरों में ये देखिए आपका डा, या, ड़ा, मा, ये क्या है? निरअनुनासिक स्वर हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? कनिष्ठ सहायक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ऊ किस प्रकार का है। पश्च विव्रत है, अग्र विव्रत है, अग्र संवृत है, पश्च संवृत है, कैसा है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये क्या है? पश्च संवृत स्वर है। ऊ तथा बड़ा ऊ पश्च संवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है, वो पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ, आ। संवृत स्वर उन स्वरों को कहा जाता है, यानी कि जिन स्वरों में उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ। ठीक है, संवृत कहा जाता है। यहाँ पर ये कितने क्या है? यहाँ पर ये आपके पश्च स्वर हैं। ये सभी क्या है? आपके आ, उ, ओ, औ, ये क्या है? आपके पश्च स्वर। संवृत स्वर क्या है? आपके यहाँ पर ये दिए हुए हैं। ठीक है, होठों की आकृति यहाँ पर आप देखिए। आप थोड़ा थोड़ा बर्तनी को भी देखते हुए चलिए कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग ओठों को होठ पढ़ते हैं, होठ, हा
प्रोनाउंसिएशन में लाते हैं। तो यहाँ पर लिखा ओठों को, ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही शुद्ध है। ओठों की आकृति के आधार पर निम्न में से कौन सा आवृतमुखी स्वर है, ये भी हमें देखना है। तो कौन सा आवृतमुखी स्वर है, तो यहाँ पर ई है, ई आवृतमुखी स्वर है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों के दो भागों में विभाजित किए गए हैं, ठीक है। आवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी गोलाकार नहीं होते आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे आ ए आए। वृत्तमुखी में क्या है यहाँ पर, तो वृत्तमुखी में जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं वे वृत्तमुखी कहलाते स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सरल है काफ़ी कि आवृतमुखी में क्या होठ जो होते हैं गोलाकार नहीं होते हैं और वृत्तमुखी में गोलाकार हो जाते हैं। ऊ ओ औ अंगा, अतः दिए गए विकल्पों में से ई आवृतमुखी स्वर है, क्योंकि इसमें ओठ गोल नहीं हो रहे हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बोल के भी ई में मुँह एकदम से साइड मतलब हो जा रहा है और ऊ में एकदम मुँह गोल हो जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, ये हमें देखना है, ठीक है। कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो यहाँ पर आ जो है वो कंठ वर्ण है। आप बोल के देखिए, आप गले से ही बोलेंगे, ठीक है। तो कंठ वर्ण ई तालव्य है और ऊ क्या है, ओष्ठ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, ये सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ण जो है ओष्ठ नहीं है, यानी होठों द्वारा नहीं बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आ जो है वो क्या है आपका, ओष्ठ वर्ण नहीं है। फिर निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो होठों ऊ क्या हो जाएगा आपका, ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में ऊ क्या है, ओष्ठ है। वर्णमाला उच्चारण स्थान का विवरण इस प्रकार से, तो आप देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, कंठ से क्या बोला जाता है, आ, कंठ से आपका ये देखिए, फिर तालु क्या है, ई है, फिर मूर्धा क्या है, ऋषि है, फिर ओष्ठ क्या है, ओ है, फिर कंठ और तालु दोनों से ए और बोल, कंठ और ओष्ठ से ओ औ ये बोले जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका कि कंठ तालव्य कौन सा, अभी आपने देख लिया था, तो आपको फटाफट से बता देंगे क्या है, यहाँ पर ए है, ठीक है। तो कंठ तालव्य क्या, ए आए है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एग्जाम में आए हुए, चकबंदी, नेकपाल। ए के उच्चारण, यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रश्न दिया हुआ है कि ए के उच्चारण में डैश और फिर डैश की सहायता ली जाती है, तो रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनें, ठीक है। तो ए के उच्चारण में क्या है यहाँ पर, तो अभी हमने देखा था कंठ और तालु, तो पहले में आ जाएगा ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन सही। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है आपके, ओ और औ कंठोष्ठ हैं, यानी कंठ से यानी गले से बोले जाते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। किसका पूछा है यहाँ पर, ओ का पूछा है ना। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है यहाँ पर कि ई च छ ज झ आदि का उच्चारण किससे होता है, तो हमको पता होना चाहिए। हमने कहा था तालव्य, ठीक है। हमने शुरू में देखा था कि का खा गा घा का पर चा वर्ग का चटा तापा, हमने तो इस तरीके से याद किए थे। तो इस तरह से याद करने से हमें पता चल जाता है कौन सा किस वर्ग में वर्ण आता है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये आपका यूपीएससी बैच में आया हुआ है और ये आपका यूपीएससी अब देख रहे हैं एग्जामों में। तो यहाँ पर वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर मोस्ट है प्रश्न, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है और हमें ऐसा लगता है कुछ नया प्रश्न सा भी है। तो यहाँ पर वर्णमाला कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, ये पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपका ई और ई, ये क्या है, पुल्लिंग नहीं है। वर्णमाला का ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होता है। इनसे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है, जैसे स्त्री, नदी, बालिका आदि। तो आप ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द में ऋषि में स्वर नहीं है, यानी किस शब्द में जो ऋषि है उसमें स्वर नहीं आया है। तो यहाँ पर ये देखिए स्वर नहीं है, तो यहाँ पर किस शब्द में नहीं आया, तो कृपा में है, कृष्ण में है, दृष्टि में है, आज में है, किस में है, देखिए कृपा में है, ठीक है, कृष्ण में भी है, दृष्टि में भी है, नहीं है तो किस में नहीं है, आज में नहीं है। आज शब्द में ईश्वर नहीं है, से सभी शब्दों में ईश्वर है। तो यहाँ पे मात्राओं का प्रयोग करके भी दिखाया गया है कि किस तरह से मात्राएं प्रयोग हुई हैं।
तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। लगभग हम आज 50 प्रश्न कर लेंगे। संभवतः कोशिश तो मेरी थी कि आपको मैं लगभग 90 प्रश्न करवा दूं, लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो मैं फिर इसको लगभग 50 ही करवाऊंगी, और आपको लगे कि हाँ ये आपका काम आएगा, कुछ इसमें इम्पोर्टेंस है और लाइक है, वीडियो क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग कमेंट से बताइएगा, तो मैं इसके अगले 50 प्रश्न और आपको प्रोवाइड करवा दूँ कि यकीनन प्रैक्टिस सेट बेहद शानदार है। मैंने इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ के कई एग्ज़ाम दिए हैं। हालांकि पुलिस और ऐसे में नहीं, मेरा टीचिंग का है तो मैंने टीचिंग में दिया, तो लगभग मुझे यहाँ से आराम से 3 से 4 प्रश्न मिले हैं। तो क्योंकि सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 36 यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया है, वर्षा है, रिपु है, वृष्टि है। तो हमें साफ से दिख रहा है कि ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें, किसमें है, वृष्टि में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ दिए से शब्दों में रा व्यंजन अलग अलग रूप में प्रयोग हुआ है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। ठीक है, अनुनासिकता मतलब होता है, यहाँ पर हमने आगे पढ़ा था कि नाक और गले से जो ध्वनि निकलती है उसको हम कहते हैं अनुनासिक। तो यहाँ पर ये पूछा है कि कौन से शब्द में अनुनासिकता है। तो यहाँ पर देखिए संभालना, यहाँ पे ऑप्शन कई कई दिए हुए हैं। संभावित दिया हुआ है, संभावना दिया, संभव दिया है, संभालना दिया। हमें लगभग सब ही लग रहे हैं, लेकिन हमें इसका सही आंसर देखना है और वो कैसे हो सकता है, तो हमें ये भी समझना है। तो ये आपका UPPCL में आया हुआ है ये आपका, तो यहाँ पे ये वो संभालना हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से संभालना शब्द अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता, इनके उच्चारण वायु नाक से कम, मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्र बिंदु प्रायतः बहु रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो बताइए होगा कि व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। बिल्कुल 33 है। तो ये वर्णमाला यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। कंठ ध्वनि कौन सी है, आपको पता ही होना चाहिए। का और खा यहाँ पर क्या है, कंठ ध्वनि है। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है, यानी कि जो दांतों की सहायता से बोला जाता है। हमें ये पता होना चाहिए कि दांतों की सहायता से कौन सा वर्ण बोला जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका ला हो जाएगा, दंत। ठीक है, क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा आपका दंत। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये देखिए, घा का उच्चारण स्थान पूछा है। यहाँ पर ये आपका UP B.Ed में एग्जाम में आया हुआ। घा का उच्चारण स्थान क्या है। तो घा का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, हिंदी की श ध्वनि क्या है। तो जी हाँ, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये लगभग मेरा PGT में भी आया था ये प्रश्न। तो यहाँ पे घा, हिंदी की शा ध्वनि क्या है, तालव्य है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हिंदी की शा वर्ण तालव्य ध्वनि है, जिसमें क्या क्या आ जाता है ये आपके दिए हुए हैं। यानी कि तालव्य ध्वनि में क्या क्या आता है, ई, च, छ, ज, झ, य और या है। ये क्या है, आपके तालव्य हैं। फिर से प्रश्न रिपीट करके दे दिया है कि तालव्य व्यंजन क्या है ना। तो हमें ये देखना है कि तालव्य व्यंजन क्या है। तो आप च, छ, ज, झ यहाँ क्या है, तालव्य व्यंजन है। फिर चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, यहाँ पर पूछ लिया है। तो बिल्कुल तालु है यहाँ पर, यानी कि ये भी क्या है, तालव्य है। या का उच्चारण स्थान यहाँ पे पूछ लिया है क्या है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर या का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो या का स्थान हमने अभी ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर ये देखिए, ये प्रश्न हमने पढ़ा था। या देखिए यहाँ पर हमने कहा तालव्य में आपका या भी जुड़ा हुआ है, ये देखिए, है ना। तो ध्यान रखना है कि तालव्य में क्या क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे या का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य ही होगा। ठीक है, यानी कि तालु। निम्न में तालव्य ध्वनि कौन कौन सी है, तो हमें पहचाना। तो शा है। कितना रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यहाँ पे हिंदी में तालव्य ध्वनियाँ देखिए आप लोग कितनी बार आया, रिपीट। तो यहाँ पे वही है आपका चा, छा, जा, झा। ठीक है, शा का उच्चारण स्थान फिर से रिपीट है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न आपका आया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो शा का कितना जोर दिया गया, तो यहाँ पे ये क्या है, तालु हो जाएगा आपका। तो ये आपके लगभग 50 प्रश्न। चा वर्ग की ध्वनियाँ
किस वर्ग में आती हैं, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, हमने अभी डिस्कस किया था कि 4 वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। तो आपकी वर्चस्व में आती हैं, तालव्य में आती हैं, कंठ में आती हैं, किस में आती है, तो ये आपको क्या बताना। तो अभी हम लोग वही डिस्कस करते चले आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यूपीएससी बेस्ट ये आपका एग्ज़ाम में आ चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तालव्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्रश्न ऐसे जो आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको सही लगता है, प्रैक्टिस सेट चीज़ें लगती हैं कि आपकी वैल्यूएबल हैं, तो प्लीज़ कमेंट से बताइएगा। 50 प्रश्न ये मैंने आज के लिए रखे हैं। मेरे हिसाब से तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा धैर्य बनाकर देखिए और समझिए। बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बस मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करिए, ईश्वर आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।